विद्यार्थियों, पिछले वीडियो को ध्यान में रखते हुए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे तृतीय सीमा प्रसंग। पूर्व दिशा में जो फार्मोसा देश था वह प्राचीन भारत की पूर्वी सीमा थी और बलूचिस्तान, जिसे अफगानिस्तान कहा जाता है, तथा ईरान, मेसोपोटामिया देश, अरब में यमन देश और उसके पीछे जो लाल समुद्र है वह निश्चय ही भारत की पश्चिमी सीमा थी। चीन समुद्र से लाल समुद्र पर्यंत भारतवर्ष का विस्तार बताया गया है। यहाँ स्वयं ओझा जी के शब्दों में प्रस्तुत करना अधिक तर्कसम्मत होगा। पौरस्त्यम पाश्चात्यम भारतवर्षम द्विधा कृतं भवति अनयोरस्ति विभाजक एषा नद सिन्धुरिति विद्यात्। प्राच्यां दिशि तु समुद्रे यो देशे फार्मोसाख्य भारतवर्षस्य एषा सीमा पूर्वास्ति पूर्वस्य यच्च बलूचिस्तानं अफगानिस्तान मध्य यदुब्रूते ईरान देश एवं मेसोपोटेमिया देश अरब प्रान्ते यवनास्तत्पश्चात् लोहिताम्भोधि एतावत् खलु पश्चिम भारतवर्षं विजानीयात्। चीन समुद्रारब्धं रक्तसमुद्रान्तमिष्यते भारतवर्षं तत्र च हेतवे एते प्रदर्श्यन्ते। सिन्धो पश्चिमतो यः प्रदेशे आलोहिताम्भोध तस्य च संज्ञा शब्दा प्रमाणमस्यार्यदेशत्वे। इस प्रकार भारतवर्ष की विशाल सीमा को स्पष्ट करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों, पुराणों तथा भूगोल शास्त्र के ग्रंथों से उदाहरण देते हुए ओझा जी ने स्पष्ट किया कि विशाल भूभाग भारतवर्ष ही था और आज जिस सिंधु नदी को भारत की सीमा बताई जाती है वह वस्तुतः हिंदुस्तान की पश्चिमी सीमा थी। इसके बाद आता है चतुर्थ उपद्वीप प्रसंग। ब्रह्म, मार्कंडेय, मत्स्य और स्कंद इत्यादि पुराणों में संपूर्ण भुवन कोश में इंद्रद्वीप आदि 9 उपद्वीपों में भारतवर्ष को विभाजित माना गया है। इसमें भागवत महापुराण में भारत के 8 उपद्वीप बताए गए हैं। भारत के ये 8 उपद्वीप है। पहला आवर्तन वर्तानिया, जिसमें कि स्कॉटलैंड, आयरलैंड इत्यादि आते हैं। दूसरा नारमणक, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन इत्यादि आते हैं। तीसरा मंदर हरिण, जिसमें नोविया, जेमलिया आते हैं। चौथा पांचजन्य, जिसमें जापान द्वीप समूह है। पांचवा है चंद्रशुल्क, जिसमें फिलिपाइन द्वीप समूह है। छठा स्वर्णप्रस्थ, जिसमें वोर्निया, जावा द्वीप समूह है। सातवां सिंगल द्वीप, जिसमें सीलोन वर्तमान में श्रीलंका है। और आठवां लंका द्वीप, जिसमें लक्केद्वीप, मालदीव इत्यादि द्वीप समूह है। इस प्रकार 8 द्वीपों का भारतीय द्वीप समूह स्पष्ट करना भारतवर्ष की सीमा का विस्तृतीकरण है। यदि भारतीय उपद्वीपों को वर्तमान युग में अंग्रेजी में इंडियन आर्कीपेलागो कहा जाता है। इसके बाद आता है पंचम लंका प्रसंग। जैसा कि बताया गया है कि ओझा जी ने इतिहास की विभिन्न भ्रांतियों का निराकरण किया है, जिनमें एक बहुत बड़ी भ्रांति व्याप्त है कि वर्तमान में जो देश श्रीलंका के नाम से जाना जाता है वही रावण की लंका है। परंतु ओझा जी ने सूर्य सिद्धांत, भरत संहिता, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण तथा रामायण के तथ्यों के आधार पर स्पष्ट कर दिया कि वर्तमान की लंका वस्तुतः सिंगल द्वीप है, जबकि निरक्ष देश अर्थात 0 डिग्री शून्य अक्षांश पर स्थित होने वाली रावण की लंका वर्तमान लक्षद्वीप और मालदीव समूह के रूप में बिखर गई है। इस तथ्य को 14 प्रमाणों से पुष्ट भी किया है। छठा है भारतीय भाषा प्रसंग। इसमें देवी और ब्राह्मी भेद से भाषा 2 प्रकार की बताई गई है, जिसमें छंदो भाषा अर्थात वैदिक भाषा समस्त भाषाओं की मूल भाषा है, जिसकी संस्कृत भाषा और असुर भाषा नाम से 2 पुत्रियां हैं। जेलदावस्था आसुरी भाषाओं की प्रथम भाषा है, जिससे अनेक भाषाएं उत्पन्न हुई है। भारतीय लोक संस्कारों से शुद्ध हुए, इसलिए भारतीय भाषा पाणिनि मुनि द्वारा संस्कृत की गई। उत्तर और पूर्वी भेद से ब्राह्मी भाषा भी 2 प्रकार की भाषा है।
वर्तमान भाषा नागरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। 7वां है मातृका एवं अष्टम है लिपि प्रसंग। देव युग में पथ्यावस्थी नाम से लिपि प्रचलित थी। बाद में मुनि कातंत्र ने देवनागरी लिपि बनाई। इस लिपि प्रसंग में बताया गया है कि ऋग्वेद रचना काल में कोई लिपि नहीं थी। इस मत का खंडन करके इससे प्रमाण सिद्ध कर दिया है कि वेद लिपिबद्ध थे। ये लिपि ब्राह्मी देवी अथवा किसी अन्य नाम से प्रचलित थी। इत्थम च वेद काले लिपि सत्वे संति हेतु कथिचित सा च लिपि ब्राह्मी वा देवी वा नाम तो अन्या वा। 9वां है सभ्यता प्रसंग। इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार देव युग में भारतीय जन और भारतीय ज्ञान अत्यंत उच्च शिखर पर था, संपूर्ण विश्व को ज्ञान की शिक्षा देने वाला ये भारतवर्ष था। इसी प्रसंग में विष्णु पुराण का एक उद्धरण भी दिया गया है। यावत् सूर्यम उदेति इसमें यावत् च प्रतिष्ठति सर्वं तद्यो नाश्वस्य मान धातु क्षेत्र मुच्यते। इसके बाद 10वां धर्म प्रसंग। भारत परिचय प्रक्रम का अंतिम प्रसंग है धर्म प्रसंग, जिसमें भारतीय धर्म की समस्त देशांतर धर्मों से उत्कृष्टता बताई गई है। क्योंकि ये धर्म भारतीय धर्म के जितने भी आचार व्यवहार हैं वे वैज्ञानिक प्रकृति की भावना से युक्त है। अतः यहाँ की जो लौकिक धर्म है वे भी पारलौकिक धर्म की प्रकृति के अनुसार ही है। भारतीय धर्म के लिए कहा गया है यो धृतः संधारयते सधर्म है, अर्थात जो धारण करने पर धारण करने वाले को धारण करता है। यथा राजत्व धर्म, यहाँ राजत्व धर्म की दीक्षा प्राप्त करने वाले राजा को धारण करता है वह राजत्व धर्म है। इत्यादि विभिन्न प्रकार के भारतीय धर्म के विषय में भ्रांतियों का खंडन करके धर्म के वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। धर्म 2 प्रकार के बताए गए हैं। पहला प्राकृत और दूसरा संस्कारयुक्त। जहाँ मनुष्य को त्याज्य अथवा ग्राह्य कर्मों में स्वतंत्रता नहीं है, जिसके कर्म और गुण प्रकृति से सिद्ध है, वह धर्म प्राकृत धर्म है। जिस प्रकार मनुष्य ब्राह्मणत्व इत्यादि जो धर्म मनुष्य ने स्वतंत्रता से उत्पन्न किया है अथवा जिनका मनुष्यों द्वारा आरोपण किया जाता है, संस्कार जन्य होने के कारण वह धर्म संस्कार धर्म कहलाता है। जिस प्रकार राजत्व गुरुत्व सेवकत्व इत्यादि धर्म भारत धर्म का रहस्य ज्ञान वैदिक विज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान से श्रद्धा उत्पन्न होती है, श्रद्धा से धर्म ज्ञान में प्रवृत्ति स्वयं उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार भारतीय धर्म के उत्कर्ष को धर्म प्रसंग व्यापक रूप से बताया गया है। यह भारत परिचय प्रक्रम का संक्षिप्त विवेचन है, जिसका पाठ्य सामग्री नामधेय प्रसंग की रूपरेखा में विशेष महत्व रखता है। इंद्र विजय ग्रंथ का द्वितीय प्रक्रम आर्यदासीय नाम से है, जिसमें विदेशी विद्वानों की घोर भ्रांति कि आर्य भारतवर्ष के मूल निवासी न होकर बाहर से आए और भारत में दृढ़ नाम की जंगली जातियाँ निवास करती थी, उनको परास्त करके आर्य यहीं बस गए। इसका घोर खंडन करके सप्रमाण सिद्ध कर दिया कि आर्यों का मूल निवास स्थान भारत ही था। तृतीय प्रक्रम विज्ञान भवन में सिंधु नदी के किनारे विज्ञान भवन नाम से विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशालाओं का निर्माण करना बताया गया है। और चतुर्थ प्रक्रम 10वें निग्रह में विदेशियों अर्थात अनार्य जातियों का भारत भूमि पर आक्रमण और उनको परास्त करना तथा उनके द्वारा दासत्व स्वीकार करना चतुर्थ प्रक्रम में वर्णित है। पंचम और अंतिम प्रक्रम इंद्र विजयाभिनंदन में भारतीय आर्यों के अनार्य जातियों पर होने वाली विजय के उपरांत एक विजय उत्सव मनाया गया, जिसे इंद्र विजय में इंद्र विजय अभिनंदन के नाम से कहा है। इसी के आधार पर ग्रंथ का नाम इंद्र विजय रखा गया है। यह ग्रंथ 3 बार प्रकाशित हो चुका है। प्रथम वृत्ति सन 1930 में पंडित आद्यादत्त ठाकुर के संपादन के साथ हुई थी। द्वितीय आवृत्ति सन 1982 में हुई, जिसका संपादन प्रद्युम्न शर्मा ओझा पंडित मधुसूदन ओझा के पुत्र ने किया। इस आवृत्ति में पंडित श्री गिरिधर शर्मा चतुर्थी ने भूमिका हिंदी में लिखी। तृतीय आवृत्ति पंडित मधुसूदन ओझा शोध प्रकोष्ठ प्रकाशित हुई, जिसमें संपूर्ण ग्रंथ का हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा विभागाध्यक्ष संस्कृत राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया।
इसी इंद्र विजय नाम के महान ग्रंथ के प्रथम प्रक्रम भारत परिचय के द्वितीय प्रसंग नामधेय प्रसंग को राजस्थान विश्वविद्यालय में आपके BA तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है, जिसका हम अध्ययन करेंगे। और इसमें जो मूल बात है वो है कि इस देश का नाम भारत क्यों पड़ा। हम जिस देश में निवास करते हैं उसका संवैधानिक नाम भारत रखा गया है। संविधान की हिंदी प्रति में भारत और इंडिया शब्द हमारे देश के नाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। भारतवर्ष का नाम भारत ही क्यों रखा गया, कुछ अन्य नाम क्यों नहीं रखा गया, ऐसा प्रश्न मस्तिष्क में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाता है। भारत का नाम जैसा कि संविधान में हिंदी में इंडिया भी लिखा हुआ है, वह वास्तव में कोई भारतीय आधार नहीं है, अपितु विदेशी विजेताओं द्वारा थोपा हुआ नाम। इतिहास, संस्कृति, भाषा, वेशभूषा इत्यादि हारी हुई जाति को सदैव स्वीकारना हम भारतीयों की आदत से पड़ गई है। इस प्रकार की भावना एक लंबे समय तक दासता का प्रतीक है। इस देश का नाम भारत, भारतवर्ष, नाभिवर्ष, आर्यशब वर्ष, हिंदुस्तान, हिंद और इंडिया पड़ा। इन नामों के विकास यात्रा पर पंडित मधुसूदन योधा ने अपने विज्ञान इतिवृत्त इंद्र विजय नामक ग्रंथ में क्रमशः विचार करते हुए इन सभी के सप्रमाण आधार बताए हैं। प्रधान रूप से वैदिक शब्द की वैदिक व्याख्या करना यहाँ अपेक्षित है। ऋग्वेद के मंत्रों में भारत शब्द की वैज्ञानिक व्याख्या की गई है और इस इंद्र विजय में अब हम अध्ययन इन्हीं सब तथ्यों का करेंगे।